रेकॉर्डिंग चालू आहे. एकदम सिम्पलचा पॉईंट सांगतो तुम्हाला. मोलमध्ये आहेच काय, हो का, प्रत्येक कन्वर्जन तुम्हाला ग्रॅम मधलं कन्वर्जन करायचं असेल ना, लिटरमध्ये किंवा सॉरी लिटरमध्ये नाही, आपल्याला याच्यामध्ये काय एम एल मध्ये, तर त्याला मोल थ्रू जावं लागतं, मोलमधनं कन्वर्जन. ठीक आहे. किंवा एम एलचं कन्वर्जन कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये करायचं असेल, तुम्हाला मोल थ्रू जावं, कोणतंही कन्वर्जन करा तुम्हाला मोल थ्रू जावं लागतं. आणि बेसिकली ते विचारतात काय किंवा काय मोलमध्ये काय आहे असं. तर आपण जसं म्हणतो ना, 1 डझन, ठीक आहे, DZ लिहितो मी. आपल्याला माहिती आहे 1 डझन म्हणजे किती असते, अमाऊंट किती असते, तर 12 अमाऊंट असते ना, हे आपल्याला माहिती आहे. ओके. सेम त्याच बेसिसवर 1 मोल म्हणजे किती पार्टिकल्स असतात हे आपल्याला माहिती ना, ॲव्होगॅड्रोज नंबर Na लिहितात त्याला. Na म्हणजे 6.023 × 10⁻². सिंपल लॉजिक आहे, बाकी काहीच लॉजिक नाहीये. ओके. 1 डझन म्हणजे 12, तसं 1 मोल म्हणजे Na. आता पॉइंट कसा आहे तो बघा. आता हे मी डझनच्या हिशोबाने सांगतो. मी जर म्हणलं माझ्याकडं 1 डझन कार आहेत, ठीक आहे, 1 डझन कार आहेत, म्हणजे माझ्याकडे किती कार आहेत तुम्हीच सांगा. 12. 12 कार आहेत, है ना. मी तसंच म्हणलं 1 डझन हे 1 मोल CO2 म्हणजे किती CO2 आपण म्हणतो त्याला, CO2 नाही, CH4 आहे. ओके. तर किती मॉलिक्युल्स आहे CO2 चे, तो ॲव्होगॅड्रोज नंबर म्हणजे 6.023 × 10⁻23. तर मी याला फक्त म्हणजे ॲव्होगॅड्रोज नंबर आहे, तर मी आपण काही ठिकाणी याला Na पण म्हणतात. ओके. बरं, प्रश्न काय विचारतात आता ह्याच कारच्या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो. समजा माझ्याकडे 1 डझन कार आहेत. ओके. याचा अर्थ माझ्याकडे किती चाकं आहेत असं जर मी विचारलं तर तुम्ही काय उत्तर द्याल बरं. माझ्याकडे 1 डझन कार आहेत, माझ्याकडे किती चाक आहेत किंवा किती चाकं जमिनीला लागून आहेत, म्हणजे स्टेपनी वगैरे असं पकडू नका, डायरेक्टली किती चाक आहेत किंवा असतील, कसं काढणार. येस. 1 डझन कार आहेत तर व्हील्स किती असतील, 48. 48. काय केलं, 12 मल्टिप्लाइड बाय व्हॉट, 4. 4 ना, कारण एका कारला 4 चाक आहेत म्हणून 12 कारला 12 × 4. सिंपल. जर इथं विचारलं की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हायड्रोजन किती, मोल्स ऑफ हायड्रोजन किती, ओके, तर मोल्स ऑफ हायड्रोजन साठी याला मल्टिप्लाइड बाय 4 करणार. किंवा जर ॲटम्स विचारले, ओके, आता याच्यामध्ये बघा मी तुम्हाला इथं काय विचारत होतं, नंबर ऑफ हे व्हील्स किती आहेत, नंबर ऑफ व्हील्स. मी असं नाही विचारलं किती डझन हे असतील, चाका असतील. डझन मध्ये विचारलं तर काय येईल, किती 4. डझन चाका असतील, व्हील डझन मध्ये किती असतील, 4. 4 डझन. आणि नंबर विचारला तर मल्टिप्लाइड बाय 12 करावं लागेल. सेम इथं जर मी तुम्हाला विचारलं की किती मोल मिथेन आहे तर किती येईल, मल्टीप्लाय बाय किती येईल, मोल ऑफ हायड्रोजन किती असतील 1 मोल मिथेन मध्ये. 1 मोल 6.022 क्वेश्चन divided by 4. क्वेश्चन नीट ऐकायचं, क्वेश्चन नीट ऐकायचं. किती मोल मिथेन असेल, नंबर नाही विचारला, मोल विचारला. किती मोल हायड्रोजन असेल, माझ्याकडे 1 मोल मिथेन आहे तर किती मोल हायड्रोजन असेल. मी जे इथं वापरलं होतं ना तेच सेंटेन्स इकडे वापरतोय. जर मी म्हणतोय माझ्याकडं 1 डझन कार आहेत तर किती डझन चाका असतील, तुम्ही म्हटले 4. त्याच बेसिसवर माझ्याकडं 1 मोल मिथेन आहे तर किती मोल हायड्रोजन असेल. नहीं क्लिक होते, पुनः एकदा रिपीट करूं. हाँ सर. मैंने अभी कहा मेरे पास 1 डझन कार है. ओके, 1 डझन कार है और मैंने पूछा कि कितने डझन व्हील्स मेरे पास होंगे. ओके, पहिए कितने होंगे मेरे पास, तो आपने कहा 4 डझन पहिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ डझन. ठीक है, क्योंकि एक कार को 4 व्हील्स है तो 1 डझन कार को 4 डझन व्हील्स होंगे. लॉजिक है डझन के फॉर्म में. ओके,
तो मेरे पास अगर 1 मोल मीथेन है तो कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? नहीं, और सिंपल कर दूं इसको। मेरे पास मीथेन 1 डजन मीथेन है, मेरे पास CH4 है, 1 डजन मीथेन। तो मेरे पास कितने डजन हाइड्रोजन होंगे? 1 डजन से। 1 डजन। सबको यही लगता है हाइड्रोजन मेरे पास 1 डजन होंगे? करेक्ट है प्रणव, वेरी गुड। बाकी लोगों को क्लिक नहीं हो रहा है। अरे सिंपल सा लॉजिक है। कार को हमें मालूम है ना, एक कार को 4 पहिए है, और यहाँ पे भी हमें लॉजिक पता है ना, 1 मीथेन में 4 हाइड्रोजन है। अगर एक कार में, मतलब 1 डजन कार मेरे पास है, तो ऑब्वियस 4 डजन अगर व्हील्स मेरे पास आ जाएंगे, पहिए आ जाएंगे। वही लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करो ना, मेरे पास 1 डजन मीथेन है तो कितने डजन हाइड्रोजन होंगे? तो ऑब्वियसली 4 डजन होंगे ना, क्योंकि 1 डजन में 4 है ना। हाइड्रोजन को एज अ व्हील्स कंसिडर करो ना आप। यहाँ पे क्या लॉजिक, मतलब क्या प्रॉब्लम, मुझे तो समझ में नहीं आया। क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? दर्शना, कौशल, कृष्णा, आ गया सर अभी। आ गया लॉजिक, समझ में आ गया? दर्शना, लोकेश। Yes, sir. देखो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली मीथेन में क्या होता है ना, मतलब इस सारी कैलकुलेशंस में ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस जानबूझ के डालते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डजन के बारे में हमने बात की। अब ये डजन है तो इसको नंबर काउंट करना है हमें, काउंट नंबर में डालना है, कितने व्हीकल्स, सॉरी कितने व्हील्स होंगे, नंबर ऑफ पहिए कितने होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 डजन है, डजन को नंबर में कैलकुलेट करने के लिए ये कन्वर्टिंग फैक्टर है ना हमारा, राइट। तो डजन को हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्टिंग फैक्टर है, इट इज 48। तो यहाँ पे मैं वही लॉजिक तो यूज कर रहा हूँ, 1 मोल इज इक्वल टू, सॉरी 1 मोल मेरे पास CH4 है, तो हाइड्रोजन कितने मोल है? मोल के फॉर्म में हाइड्रोजन कितना होगा? 4। ओके, 4 मोल होगा। और अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करोगे? मोल के कंसेप्ट को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ना। जैसे डजन में 1 डजन मतलब 12 नंबर रहता है, वैसे 1 मोल मतलब इतने नंबर रहता है ना, हाइड्रोजन नंबर। ठीक है, तो मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई ये Na की वैल्यू। तो यही तो सारी चीजें करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे मैंने कार का एग्जांपल लिया, मैं बाइक का भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे CH4 लिया है तो मैं CO2 ले सकता हूँ। रेशियो देखो 2 है, तो कार और ये सेम हो गया। अच्छा, मैं रिक्शा भी ले सकता हूँ। समझ में आ गया पॉइंट? तो ये छोटे छोटे कन्वर्टिंग फैक्टर्स रहते हैं। मोल्स के क्वेश्चंस ना लॉजिकल क्वेश्चंस आते रहते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के आते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे भी आने वाली है सॉल्यूशन में आज भी। चलो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, विच इज ऑब्वियसली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा नाम है, तो शॉर्टकट में हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सो मतलब क्या क्या है, एकदम सिंपल सा मतलब है। सपोज हमने एक वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर है और यहाँ पे हमने शुगर डाल दी, ठीक है, शक्कर डाल दी। अगर वाटर 1 लीटर है और हमने 1 लीटर और हमने बहुत कम 1 ग्राम ही शुगर डाल दी है, ठीक है। सपोज हमें कुछ चाय वगैरह बनानी है तो हमने शुगर बहुत कम डाल दी, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आप और इसमें शुगर डाल सकते हो, ये डिजोल्व होगा। ओके, आप डाल सकते हो, ये डिजोल्व होगा। एक लिमिट तक ये शुगर डिजोल्व होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये शुगर डिजोल्व होती जाएगी, ठीक है। एक टाइम ऐसे आएगा जब जो भी सोल्यूबिलिटी है वो मैक्स सोल्यूबिलिटी तक चली जाएगी। ओके, मतलब आप इतना शुगर ऐड करोगे कि उसके बाद अगर आपने थोड़ा भी शुगर ऐड किया तो वो डिजोल्व नहीं होगा, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ओके, तो उस स्टेट को हम कहते हैं सॅच्युरेटेड सोल्यूशन। ओके, मराठीत त्याला साखरेचा पाक म्हणतात, राईट।
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा कि शुगर इतना डाल दिया कि बस अब शुगर और आप डालोगे तो डिजोल्व नहीं होगा, बस अनडिजोल्व फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दो कंसेप्ट हो गए, एक अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें आप और कंपोनेंट डाल के डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है, एंड सैचुरेटेड मतलब जितना डिजोल्व हो सकता है पूरा डाल दिया, पूरी कैपेसिटी के साथ डाल दिया हमने, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड। एंड नेक्स्ट सुपर सैचुरेटेड मतलब उसके भी आगे, सपोज ये वाटर में, इसकी वाटर की लिमिट है, सपोज मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम शुगर सपोज डिजोल्व होता है, ठीक है, उसकी लिमिट है, ऐसे कंसिडर करना। लेकिन हमने यहाँ पे रोका ही नहीं, 100 ग्राम तो डाल ही दिया, ऊपर से 10-20 ग्राम और डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, 100 ग्राम डिजोल्व हो जाएगा एंड ऊपर का 20 ग्राम है ना वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन से भी ज्यादा क्वांटिटी में शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि डिजोल्व नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। ओके, मोर देन रिक्वायर्ड, और उतना डिजोल्व हो ही नहीं सकता उतना। तो ये बेसिकली 3 टाइप के सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बनते हैं, कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए, एक होता है सोल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, इन द फॉर्म ऑफ मोल, इन द फॉर्म ऑफ मोल, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। एंड सोल्यूट इसकी क्वांटिटी कम होती है, इन द फॉर्म ऑफ मोल। ओके, मोल को यूज करना है, ग्राम को यूज नहीं करना है, तो मोल के फॉर्म में क्वांटिटी कम होगी तो सोल्यूट और क्वांटिटी ज्यादा होगी तो सॉल्वेंट। एंड जो हमने एग्जांपल लिया था शुगर का, तो शुगर यहाँ पे सोल्यूट है, वेयर एज सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर था, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा थी। जनरली वाटर, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बेंजीन, टोलिन, CCl4, क्लोरोफॉर्म, ये सारे सॉल्वेंट्स रहते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट्स जो या फिर पेट्रोल, तो ये सॉल्वेंट्स है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना है तो उसके कुछ मेथड्स है। पहले तो एकदम बेसिक मेथड्स देखेंगे, ये क्लास 11th में हमें हो गया था, ये पूरे बेसिक मेथड्स है, ठीक है, ये जो जो भी आपको इस स्लाइड में लिस्ट दिखाई दे रही है पूरे बेसिक मेथड्स है। वन बाय वन देखते हैं। परसेंटेज मेथड, अब परसेंटेज में क्या लेंगे, मतलब वेट बाय वेट लेंगे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, तो किसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोल्यूट का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूट का। तो जो हमने सोल्यूट डाला है एंड डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। ओके, SOLUTE एंड SOLVENT। नाउ वेट ऑफ सोल्यूट, जो शुगर वगैरह हमने डाली थी, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट मतलब इन दोनों के एडिशन, है इन दोनों के एडिशन, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, आप ऐसे कह सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सिंपल सा है, दोनों तरफ वेट वेट है तो वेट बाय वेट परसेंटेज आ गया है। नेक्स्ट, दोनों में से एक वॉल्यूम होगा, ठीक है, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, सिंपल। सेकंड, अगर दोनों भी वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल को हमने वाटर में डाल दिया, तो दोनों भी वॉल्यूम होंगे ना, लिक्विड है, तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम बचता है ना सॉल्यूशन का, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट, वॉल्यूम बाय वेट, मतलब अल्कोहल हमने वाटर में डाला है, लेकिन वाटर को हमने इसमें नहीं लिया, मतलब लीटर में कैलकुलेट नहीं किया, हम उसको ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेट पूरा लिया जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट वन, पीपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस स्लाइड में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीपीएम है। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है। ओके, इट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। पीपीएम बहुत स्मॉल वैल्यू है, या ट्रेसेस अमाउंट में जो भी चीजें प्रेजेंट रहती है ना, उसको उसका कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीएम ये कंसेप्ट यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, वाटर में हार्डनेस कितना है, या ये एंजाइम्स या हार्मोन्स कितने ये कितने प्रेजेंट है, तो वो पीपीएम में जनरली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या कैलकुलेशन किया जाता है। तो पीपीएम बहुत माइन्यूट है, छोटा सा यूनिट है, ओके, इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे नीट में आपको तो आगे काम आने वाला है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सो बेसिकली क्या है, 1 मिलियन में सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। ओके, रैंडमली हम अगर 1 मिलियन ले ले तो सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल सी है, सी वाटर है, सलाइन वाटर हम जिसे कहते हैं, वो हमने 1 मिलियन पार्टिकल्स ले लिए सलाइन वाटर के रैंडमली, तो उसमें से NaCl के पार्टिकल्स कितने होंगे, उसको हम कहते हैं पीपीएम।
ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट वन, मोल कंसेप्ट, जो अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो बेसिक कन्वर्टिंग फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट ना, गलती से क्लिक हो गया। हाँ, मोल कंसेप्ट ये रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आगे बहुत यूज करना है हमें। सो बेसिकली मोल कंसेप्ट क्या होता है, तो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट। वन मोल मतलब हम अगर वन मोल कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट, देखो मोल कंसेप्ट ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि हम पार्टिकल्स को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को देख नहीं सकते। हमने कैलकुलेशन से ये फाइंड आउट किया कि इतने पार्टिकल्स मतलब वन मोल। ओके, अब ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। हम केमिस्ट्री में तो हम रिएक्शंस एटम के भी करते हैं, मॉलिक्यूल की भी करते हैं, इवन आयंस की भी करते हैं। तो मोल कंसेप्ट में हम एटम, मॉलिक्यूल या आयन ले लेंगे एंड वन मोल ऑफ पर्टिकुलर एटम मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, ग्राम में, तो इट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, कार्बन एटम है तो उसका वन मोल कार्बन का वेट कितना होगा, तो 12 ग्राम। सिंपल सा लॉजिक। ऑक्सीजन, ठीक है, अभी ऑक्सीजन अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो वन मोल ऑक्सीजन का वेट कितना रहेगा, तो ऑब्वियसली 16, राइट। तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना। ओके, सो ये हो गया मोल का कन्वर्जन। नेक्स्ट, वन मोल मतलब कितने पार्टिकल्स, तो यहाँ एवोगाड्रो ने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23, इट इज इक्वल टू Na लिखते हैं हम इसको, Na लिखते हैं इसी चीज को। नेक्स्ट, अगर गैसेस स्टेट में है कोई भी मैटर, फॉर एग्जांपल हीलियम गैस, और इसका हमें मोल निकालना है। ओके, मोल कंसेप्ट में मोल निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल, कोई भी गैस हो, हीलियम ही नहीं, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूनिवर्स का कोई भी गैस हो, अगर स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर और प्रेशर में हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी गैस का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है, विच इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो गैसेस के लिए तो मोल कंसेप्ट बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी गैस हो, कोई लेना देना नहीं, उसका मोल्स कैलकुलेट करने तो इतना वॉल्यूम ले लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, खत्म बात। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल। ओके, सो ये सिंपल सा लॉजिक है। देन 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इतने, ये 10⁻² है, 10⁻23 है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मोल का, विच इज नथिंग बट मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। इसको याद रखना, मोलर मास जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एलिमेंट मालूम है, मोल को कैलकुलेट करना है गिवन वेट, जो भी हम वेट ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कार्बन 24 ग्राम लिया, 24 ग्राम कार्बन लिया, उसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट 12 है, तो ये कितने मोल हो गए, तो ऑब्वियसली 2 मोल हो गए। इस हिसाब से छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में थोड़े से अलग आते हैं। यस, तो पहले पहले तो मैं ये न्यूमेरिकल हाइड करने वाला था, लेकिन आपका क्वेश्चन देख के ये मैंने अपना मन चेंज कर लिया। तो अभी ये आप पे है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये इसको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत हिंट वगैरह दे सकता हूँ, तो क्वेश्चन देखो एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, आपको ट्राई करना है। यू हैव टू कैलकुलेट the mass of 0.2 mole of C2H5OH. C2H5OH का मास कैलकुलेट करना है। वेरी गुड, क्या बात है, करेक्ट आहे प्रणव। काय खाऊन आलाय काय माहिती, अगं रोज खात जा बरं। चलो बाकी लोगों को कुछ देखो तो ट्राई करके। वेरी गुड लोकेश, करेक्ट है। चल सॉल्व करके देता हूँ। मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें मोल्स तो दिया हुआ है, ठीक है, हमें मालूम है। इसका मास कैलकुलेट करना मतलब गिवन वेट कैलकुलेट करना है, राइट।
तो ये तो कैलकुलेट करना है। अब इसका मोलिकुलर मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो इस इक्वेशन को पहले गिवन वेट के लिए मॉडिफाई अगर करें तो इट बिकम्स मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास एम लिखता हूँ इसको, ठीक है। अब मोल्स तो मेरे पास है, मोलर मास फाइंड आउट करना है C2H5 एंड OH का। सो सिंपल है, 2 कार्बन मतलब 24, एक कार्बन का मास 12 रहता है, हाइड्रोजन टोटल 6 है एंड ऑक्सीजन 16। तो ये कितना है, शायद 12 13 15 16 16 1 46, एम आई राइट, 46 आता है। सो 0.2 इंटू 0 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट डायरेक्टली 46 इंटू 46। ओके, सो आंसर शुड बी डी। ये आंसर है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बेसिक है, बहुत ये नहीं है। नेक्स्ट वन, अब इस चैप्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो अब जो नए यूनिट है जो हमें यूज करने हैं एज पर क्लास 12, वो ये है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये 4 कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मास परसेंटेज तो एकदम सिंपल है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट का ही कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी है, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, तो इसमें ज़्यादा हम फोकस नहीं देंगे। नेक्स्ट वन, मोल फ्रैक्शन। तो देखते हैं अभी मोल फ्रैक्शन, वही वाटर ले लिया, वही शुगर हमने डाल दिया इसमें, तो हमें मोल्स निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसके जो मोल्स होंगे उसको मैं कहूँगा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं आप, मुझे अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है S का, शुगर का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर, कंसिडरिंग कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है, शुगर एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ ऐसे हम मोल्स ऑफ शुगर निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए XW इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ शुगर प्लस वाटर। ओके, एकदम सिंपल सा पॉइंट। और एक चीज यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों 2 ही कंपोनेंट है तो मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, किसी को याद है क्या? 1. 1, वेरी गुड। तो ये वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। ये सारे सारे कंपोनेंट्स को एडिशन करने के बाद, हाँ, सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद, इसका मतलब इस इक्वेशन का दूसरा मतलब ये निकल के आता है कि मोल्स ऑफ शुगर या मोल्स ऑफ वाटर कोई भी ले लो, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1। ये 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो इट शुड बी लेस देन 1 ओनली। तो ये है मोल फ्रैक्शन। तो इसी को, ये पूरा मोल फ्रैक्शन एंड उसका कैलकुलेशन, ठीक है। जो अभी मैंने देखा था, ये बता रहा है, वही है मोल फ्रैक्शन, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये सेकंड कंसेप्ट मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, या हमारा बेस क्या है, तो मोल्स बेस है, ठीक है, मोल्स बेस है। एज अ बेस हम मोल लेते हैं। नेक्स्ट वन, मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। सो फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट, N मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को देखना है। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। इसको हम कहते हैं मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद कौन सी वैल्यू चेंज होती है इन दोनों में से? यस, कौन सी वैल्यू, मोल या वॉल्यूम, क्या चेंज होता है? Volume. वॉल्यूम चेंजेस, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जनरली वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। सो इसको हम कहते हैं मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है, डिपेंडेंट वैल्यू। और ये एक एरर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मोलैरिटी में एक बहुत बड़ा एरर है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये चेंज हो सकता है। और आगे आपको मालूम है, अभी ये चैप्टर आपको हो गया है तो आगे आपको मालूम है कि हमें इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ देखनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। तो इस हिसाब से ये मोलैरिटी चेंज होगी, और जो कि बहुत बड़ा एरर है। तो इसको नलीफाई करने के लिए, निकालने के लिए मोलैरिटी के बाद और एक टर्म डाली गई विच इज नथिंग बट मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी का ड्रॉबैक यहाँ पे मोलैलिटी में खत्म हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m।
और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, जैसे मोलरिटी में था ऊपर का तो एज इट इज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये एज इट इज है, डिवाइडेड बाय मास है यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन का नहीं, हाँ सॉल्वेंट ओनली, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि और एक चीज यहाँ पे आने वाली है, एन सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास इन केजी, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे इनकम्प्लीट है, अगर किसी को याद होगा तो ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, किसको याद है, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, नहीं, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब ये क्यों आता है इसको समझो, नंबर ऑफ मोल्स, एन की वैल्यू है मोल्स, मोल्स मतलब फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट तो चलो ये गिवन है तो हम उसको ग्राम किलोग्राम कुछ भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या रहता है बताओ, यूनिट मॉलिक्यूलर मास का ग्राम। ग्राम रहता है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया ग्राम में, ये हो गया किलोग्राम में, यूनिट सेम नहीं है ना, तो उसी यूनिट को सेम करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ता है, ओके, उसी यूनिट को सेम करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ता है। तो ये एक चीज याद रखना, इसको भूलना मत, मोलैलिटी में मल्टीप्लाइड बाय 1000 रहता है, उसका रीजन ये है, ओके। चलो सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? मोलैरिटी ना, जनरली मैं बात करता हूँ, जनरली अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी। So as temperature increases, generally molarity decreases. ओके सर। सो ये हो गए 4 हमारे पैरामीटर्स या 4 जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमें आगे जाके यूज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोल्यूबिलिटी, ओके। सो सोल्यूबिलिटी का आप यहाँ पे अच्छे से मीनिंग समझ लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको समझना। सोल्यूबिलिटी है क्या, सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम, इस वर्ड को याद रखना, ठीक है, जानबूझ के इस वर्ड को याद रखना, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो सोल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट रहता है, ओके, मैक्सिमम अमाउंट। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सोल्युबिलिटी निकालनी है, सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर, अगेन शुगर की सोल्युबिलिटी वाटर में निकालनी है, इसका मतलब यह है कि कितना शुगर यहाँ पे डिसॉल्व है, ये नहीं, कितना शुगर मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं सोल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व। तो मैक्सिमम इस वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना, ओके, हमेशा याद रखना इस चीज को, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया आपको लास्ट ईयर, ये आपको हो गया है पूरा सारी चीजें, अभी आपको फोकस करना है कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ओके, वो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपके एरर्स कम होने चाहिए। सो इट शुड बी मैक्सिमम अमाउंट ना, सोल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट, ओके, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये क्यों लगना पड़ता है, टेम्परेचर क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ओके। ये जनरल स्टेटमेंट में फिर से कह रहा हूँ, ये जनरल स्टेटमेंट है, हर बार यही होगा ऐसे नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए उल्टा होता है। सो बेसिकली उस पर हमें नहीं जाना है अभी के लिए, सिर्फ इतना कहना है कि टेम्परेचर इंक्रीज सोल्युबिलिटी अफेक्ट होता है या जनरली इंक्रीज होती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप किचन में मिल्क वगैरह है ना, तो मिल्क में अगर आप शुगर डाल दो तो वो मिल्क अगर ठंडा है तो उसमें डिजॉल्व होता नहीं है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उसका तो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। तो सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। एंड नेक्स्ट पॉइंट सोल्युबिलिटी के लिए सबसे वेल नोन है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब वाटर अगर पोलर है तो पोलर में पोलर सॉल्वेंट बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाएंगे, पोलर मतलब यहाँ पे 4 सेपरेशन होगा, NaCl में 4 सेपरेशन होता है, Na+Cl- बहुत अच्छे से डिजॉल्व होगा, ओके। सर मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंपाउंड है, या फिर? यस, सोल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है और बाकी के भी फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल प्रेशर वगैरह, वो भी देखेंगे हम धीरे धीरे, ठीक ओके। है तो सर। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ओके।
सो एंड द बेसिक थिंग इज सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये तो एकदम बेसिक सी चीज है, तो उसमें कोई ज़्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पहले मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, क्योंकि ये आगे जाके चेंज होने वाला है। ओके, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक लिक्विड है हमारे पास कोई भी अननोन, और उसमें कोई सॉलिड हम डाल रहे हैं, ठीक है, सॉलिड कंपाउंड डाल रहे हैं, तो उसका हम स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। और वो एग्जाम्पल के तौर पे आप वही ले सकते हो, वाटर एंड शुगर। शुगर आपने वाटर में डाल दिया, ये एग्जाम्पल है, याद रखना ये सॉलिड है। ओके, मेरा बेस ये है कि वो कंपाउंड सॉलिड होना चाहिए, नहीं तो फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बता दिया ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अगर वाटर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ये तो एक फैक्टर हो ही गया, सवाल ही नहीं उस चीज का। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। जनरली एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब लेकिन यहाँ पे देखो, in a nearly saturated solution the dissolution process is एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर हमें एनर्जी देनी पड़ती है डिसोल्यूशन के लिए, ठीक है। द सोल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइजिंग टेम्परेचर, तो वहां पे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, एंडोथर्मिक। वेयर एज इफ इट इज एक्सोथर्मिक द सोल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, सो ये कन्वर्टिंग फैक्टर है, या मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैंने फिर से जो बेसिक कहा ना कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ये जनरल स्टेटमेंट है। ओके, और सोल्युबिलिटी बहुत कम ऐसे केमिकल्स है जो सोल्यूबल होते टाइम पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिजोल्व करो, नहीं तो लाइम वाटर, अगर किसी ने क्रिकेट वगैरह खेला होगा तो आपको मालूम आहे की मराठीत काय म्हणतात त्याला, चुना पाण्यात टाकतात आणि त्याचं मार्किंग करतात ना ग्राउंडला, तर ते चुना मिक्स केल्यानंतर फार गरम होतं ते सोल्यूशन। ओके, सो लाइम वाटर बनाना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर। सो यहाँ पे हम सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सॉलिड ऐड कर रहे हैं लिक्विड में, तो सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम सॉलिड को और कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते और फोर्स भी नहीं कर सकते, तो सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ओवर सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड के लिए होगा, अगर ये लिक्विड होता या फिर ये गैस होता, लिक्विड भी नहीं छोड़ो, अगर ये गैस होता फिर तो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आती। गैस अगर होता तो एज यू इंक्रीज द प्रेशर, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो गैस पे, तो गैस सबसे ज्यादा डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। उसका एग्जांपल भी देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट वन, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कंसेप्ट को अभी समझो क्या है। सो बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स over the surface of liquid at a equilibrium and at given temperature is called as vapor pressure। तो ये तो गिवन टेम्परेचर यानी ये तो कंडीशन है इक्विलिब्रियम और गिवन टेम्परेचर पे। मेन क्या है वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के ऊपर जो उसके वेपर्स बनते हैं, वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, हमें मालूम है कि लिक्विड में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स गैसेस में जाना पसंद करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल गैसेस में जाएंगे तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सो लॉजिकली एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का, ये डेफिनेशन। सो हम बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखो वाटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर, और उसको हम हीट कर रहे हैं, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को ही क्यों हीट होता है, तो बेसिकली हम थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे। अगर ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 250 हो गया, तो यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर होगा। ओके, वेपर प्रेशर फॉर एग्जाम्पल इस फ्यूम्स का वेपर प्रेशर, कंसिडर, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई डेटा वगैरह नहीं है, 0.2 है, 0.2 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, वाटर बॉईल कब होगा, जब वाटर का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, तब जाके ये वाटर बॉईल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो 25 से हमने इंक्रीज किया, 60 तक लेके गए, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, 0.6 हो गया। ओके, देन 60 से 100 तक लेके गए, और 100 में जैसे ही जाता है तो ये वेपर प्रेशर 0.6 से इंक्रीज होकर 1.0 हो जाता है। 1.0 एटमॉस्फेयर मतलब इक्वल टू आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर, मतलब जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतने जैसा इसका वेपर प्रेशर हो जाता है इसका। उस केस में वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो पैरामीटर क्या है, इसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पैरामीटर है। ठीक है, अब इसके साथ बहुत बार खेला जाता है, बेसिकली जो भी आपको नीट में आगे जाके टेस्टिंग वगैरह करनी है या बाकी चीजें करनी है, तो यहाँ पे इस चीज के साथ खेला जाता है, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के साथ। ओके, सो और कुछ केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वही वाटर है, उसको हम हीट कर रहे हैं। ओके, सपोज हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर हमने चेंज कर दिया, 1 एटमॉस्फेयर से 0.5 एटमॉस्फेयर कर दिया। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ। कम। यस, क्या क्या कम होगा सर। अच्छा, लोकेश को लगता है कम होगा, बाकी कौशल। मैं भी बोला सर कम। अच्छा, तो लोकेश, कृष्णा, क्या लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम किया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो नो तो मैसेज डाल दो, फास्ट डालना लेकिन, क्योंकि 1 ही मिनट बाकी है। करेक्ट है दर्शना। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ओके, चलो, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। 1 मिनट बाकी है, तो मैं सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस से ज्वाइन करना, देन यहीं से कंटिन्यू करना। कोविड वैक्सीन लेनी है। दर्शना, लेक्चर होने के बाद संजना से बात करके मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रही 2-3 दिन। Okay, sir. ओके, सो वेपर प्रेशर अभी हमने बात की। सो बॉइलिंग पॉइंट सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर अगर होता है वेपर प्रेशर का, तो वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, सो सिंपल सा लॉजिक है, और उसके साथ क्वेश्चंस कभी कभी थोड़े से उस चीज को, कंसेप्ट को मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड कौन सा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब लिक्विड अगर वाटर है तो सिमिलर सॉल्यूशंस को वो डिजॉल्व करते जाएंगे। ओके, सिमिलर सॉल्यूशंस को वो डिजॉल्व करते जाएंगे। एंड ये लिक्विड अगर वोलाटाइल है, वोलाटाइल, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज मीन बाय वोलाटाइल? तो वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि मोर वोलाटाइल मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में जाएंगे। ठीक है, वोलाटाइल, फॉर एग्जांपल पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब क्या होता है, इवापोरेट जल्दी होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स लिक्विड में ज्यादा रहना नहीं चाहते, गैसेस में चले जाते हैं, तो उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। और गैसेस में जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इजीली ये अचीव कर लेगा, या प्रेशर मैच कर लेगा। ओके, लो टेम्परेचर में भी, इसीलिए वोलेटाइल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। ओके, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, देखो पेट्रोल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम रहता है, क्योंकि पेट्रोल लिक्विड में रहना नहीं चाहता, वो बहुत जल्दी
गैसेस में चला जाता है, ठीक है, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स चले गए मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नाउ अगर इस लिक्विड को मतलब पेट्रोल को हमें बॉईल करना है तो हमारी कंडीशन क्या है, 1 एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिससे उसका वैल्यू वेपर प्रेशर होना चाहिए। अब पहले से ही ये वोलाटाइल है, पहले से ही मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा गैसेस में है, तो पहले से वेपर प्रेशर इसका बहुत ज्यादा होगा, लेट्स सपोज कि 0.5 होगा। अब हमें थोड़ा सा तो टेम्परेचर देना है जिससे ये 0.5 से 1 एटमॉस्फेयर हो। ऑलरेडी 0.5 है, आधा काम तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर ने कर दिया है, हमें थोड़ा सा पुश करना है उसको, तो थोड़ा भी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो पेट्रोल बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ट्राई मत करना, बॉईल की जगह पे दूसरा कुछ हो जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये बेसिक चीजें हो गई, या बेसिक चीजों के साथ खेलना हो गया ये सारी बेसिकली। सो नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा। वोलेटाइल कंपाउंड का वेपर प्रेशर ज्यादा, नॉन वोलेटाइल का कम। नेक्स्ट वन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एकदम सिंपल सा है। अगर हम कोई सॉल्यूशन ले ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो लिक्विड सॉल्यूशन हमने ले लिए, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस अल्कोहल, दोनों भी लिक्विड है, एंड मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर कलेक्ट होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर, उसको मैं कहता हूँ टोटल प्रेशर, पीटी, टोटल प्रेशर। ये किसकी वजह से आ गया, तो ये दोनों वाटर की वजह से भी आ गया और अल्कोहल की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल के पार्शियल प्रेशर की एडिशन मतलब टोटल प्रेशर। सिंपल इतना डाल्टन्स लॉ है और ये लॉजिकल है, शायद यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे दो तीन ज्यादा चीजें डालते तो दो तीन हमें पार्शियल प्रेशर ऐड करने पड़ते हैं, जितने कंपोनेंट उतने पार्शियल प्रेशर। ओके, कंडीशन क्या है, ये दोनों लिक्विड होने चाहिए। ओके, सो ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एकदम सिंपल है। और ये सारी चीजें 11th में हो गई है, तो मैं थोड़ा सा इसको ये ले रहा हूँ, फास्ट ले रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, रिवाइज कर दूंगा। नेक्स्ट वन, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब गैस के बारे में बात कर रहे हैं, पहले की इसके बारे में बात की थी सॉलिड के लिए, यहाँ पे गैस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, यहाँ पे पहला ही फैक्टर चेंज हो गया। वहां पे क्या था, प्रेशर का इफेक्ट नहीं था सॉलिड में, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर कम है, ओके, वेट छोटा रखा है, प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल्स गैसेस में ज्यादा है, यहाँ पे नहीं गए। ओके, जैसे आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा कम, वॉल्यूम कम मतलब मॉलिक्यूल्स को बाय फोर्स डिसॉल्व होना पड़ेगा, बाय फोर्स डिसॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी। प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी का क्वांटिटेटिव कोरिलेशन सबसे पहले किसने दिया था, तो हेनरीज ने दिया था, उसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ, आगे देखेंगे उसको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है देखो यहाँ पे। अच्छा, इसका वेल नोन एग्जाम्पल क्या लेंगे ना, इसका वेल नोन एग्जाम्पल कोका कोला लेंगे, कोका कोला की बोतल, ठीक है। अब मेरा ड्राइंग तो इतना ही अच्छा है, इससे अच्छा मैं कोका कोला की बोतल नहीं बना सकता, तो समझ लेना इस चीज को। तो कोका कोला में जनरली जो गैस होता है डिजॉल्व, वो CO2 होता है, तो यहाँ पे यहाँ तक भरा हुआ रहता है, कोई सोल्यूशन होगा, और ये ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व रहे CO2, कस्टमर तक जाते टाइम तक वो ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व रहे, इसलिए क्या करते हैं, तो थोड़ा सा हाई प्रेशर पे इसको सील किया जाता है बॉटल को, ये तो सबको मालूम है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 अंदर रहे। ये फर्स्ट फैक्टर। एंड सेकेंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो डिजॉल्व गैसेस है वो बबल करके बाहर आ जाएंगे, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो। और यही रीजन है कि कोका कोला, सीसी लिखता हूँ उसको, कोका कोला जो है वो ठंडा अगर लोगे तो ज्यादा ये होता है, उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, उसकी टेस्ट अलग रहती है। उसको आपने किया भी होगा, रूम टेम्परेचर में अगर आप उसको लेके आओगे और उसका टेस्ट लोगे तो वो CO2 है कि नहीं ऐसे लगता है उसमें, ठीक है, सिर्फ स्वीट कुछ उसकी टेस्ट लगती है। सो बेसिकली क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे CO2 बाहर चला जाता है, ओके, अंदर नहीं रहता। टेम्परेचर कम रखोगे तो CO2 डिजॉल्व रहेगा, CO2 डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। सो ये इफेक्ट है दोनों सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। नेक्स्ट पॉइंट, हेनरीज लॉ के बारे में बात करते हैं। तो ये तो फैक्टर क्लियर हो गए, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कोई भी फैक्टर यहाँ तक अभी? सर यस,
सर intermolecular forces inversely proportional to vapor pressure. हाँ. आणि vapor pressure पण inversely proportional to boiling point. वेपर प्रेशर, हाँ बरोबर आहे का? करेक्ट. ओके. अभी इसके लिए थोड़ा सा रुको, क्योंकि ये सारी चीजें ना, देखो ये वेपर प्रेशर हम जब पढ़ने वाले हैं ना, तो यहाँ पे आएंगे. हाँ दिखा दूँ, कहीं पे तो है, मेरा भी यही चालू है ना क्लास 12 में, तो ये है सोलिबिलिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नॉन आइडियल में यहाँ पे ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये सारी चीजें है अभी हमारे भी सिलेबस में है, टेंशन मत लो, मतलब ये होगा. कहाँ तक आ गए हम? अरे बहुत पीछे है अभी तक. ओके, सो ये हो गया यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट, हेनरीज लॉ, यही है ना? हाँ, हेनरीज लॉ एकदम सिंपल है. हेनरीज लॉ अभी मैं देखो ये पूरी थ्योरीज नहीं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. हेनरीज लॉ क्या कहता है, अगर गैस डिजॉल्व है, ओके, यहाँ पे ये लिक्विड है और ये गैस है, तो गैस कितना डिजॉल्व होगा, तो ऑब्वियसली जितना गैस का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर ज्यादा है, ठीक है, उतना वो डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा. या फिर वाइस वर्सा हम कह सकते हैं, अगर गैस कितना यहाँ पे हमें मिलेगा, एक पर्टिकुलर गैस जितना सॉल्यूशन में डिजॉल्व है उतना ही हमें उसका गैसेस फॉर्म में मिलेगा. सो बेसिकली पार्शियल प्रेशर, सॉल्यूशन के ऊपर जो पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर है, जिसको हम पी कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, ये किस पे डिपेंड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. ओके, मतलब वो गैस यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में, एक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन. तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ज्यादा क्वांटिटी डिजोल्व करोगे तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है ना ये दोनों. तो क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा डिजोल्व करोगे तो प्रेशर भी ज्यादा रहेगा. ओके, एंड वाइस वर्सा, प्रेशर ज्यादा इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा. ओके, सिंपल सा लॉजिक है. उसको उन्होंने कहा है हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ का एक पॉइंट ऐसा है कि हेनरीज लॉ आप गैस डिजोल्व इन सॉलिड के लिए भी यूज कर सकते हो, गैस डिजोल्व इन लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हो, या लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी भी कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हो. तो हेनरीज लॉ एक ब्रॉड लॉ है, बहुत बड़ा लॉ है, ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने अभी हमने जो कहा ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन उन्होंने निकाल दी और उसकी जगह पे एक कांस्टेंट डाल दिया, उसको कहा गया है हेनरीज कांस्टेंट. एकदम सिंपल सा लॉजिक, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ये कांस्टेंट नहीं, मतलब कांस्टेंट फिलहाल के लिए, सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन चेंज होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो केएच की वैल्यू, मतलब हेनरीज लॉ की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, केएच वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो केएच वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, और इसका मतलब क्या है, इंडिकेटिंग दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब केएच की वैल्यू एंड सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, अगर केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी घटेगी. ओके, केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी घटेगी. ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे हेनरीज लॉ का. ओके, सो ये एक हेनरीज लॉ हो गया. देन पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसका मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर का कोरिलेशन लिखा. तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा. अभी हमने कहा ना पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो यही यहाँ पे प्रूफ किया है. देखो, as concentration increases mole fraction increases partial pressure increases. सिंपल लॉजिक. क्लियर है यहाँ तक ना? एप्लीकेशन, ये तो बोर्ड के लिए एप्लीकेबल ज्यादा है, लेकिन चलो ठीक है. एप्लीकेशन क्या है, CO2 सॉफ्ट ड्रिंक में ज्यादा रहता है, CO2 इंक्रीज करने को, क्योंकि सोलिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सॉरी टेम्परेचर कम रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है. ओके, तो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन. नेक्स्ट, स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं, स्कूबा ड्राइविंग में क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बाहर वाटर है ना, तो उसका प्रेशर अब इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है. तो इस केस में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होता है ब्लड में. ओके, स्कूबा ड्राइविंग के टाइम पे. नेक्स्ट, माउंटेन्स एरिया में
आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो 1 एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है, 0.8 के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, अगर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल मतलब फिर वीकनेस आना या फिर सिर दर्द होना, ठीक है, ये सारे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ओके, तो ये बाकी कुछ नहीं, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन। नाउ अभी हमें जो स्टडी करना है, वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, फिर से वही बात करेंगे, यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर पीटी कहेंगे, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर इसको हम कहेंगे P1 प्लस P2, इंडिकेटिंग कि यहाँ पे 1 प्लस 2 कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। ओके, सिंपल समझ। इसका मोल फ्रैक्शन x1 कहेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन x2 कहेंगे। ओके, सो अभी क्लास 11 में हमने देखा है, ये तो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया क्लास 11 का, चैप्टर वगैरह ये सारी चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पे एक हमने फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला अगर किसको याद है तो। ओके, कैसे निकाला था ये भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो कंपोनेंट में सपोज 3 कंपोनेंट से ये मिक्सचर बना हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा पीटी इज इक्वल टू, इसको मैं अगर निकाल दूं, इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, P2 प्लस P3, P1 P2 P3 ये पार्शियल वेपर प्रेशर से। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, कंसिडरिंग R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ओके, P2 मतलब N2 RT अपॉन V, P3 मतलब N3 RT अपॉन V, सिंपल सा लॉजिक। और ये भी हमें डाल्टन्स लॉ ने, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर का हमने जो अभी देखा है उसके हिसाब से ये इक्वेशन मैंने लिखा। तो ये जो P1 P2 P3 की वैल्यूज है यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिली, पीटी के लिए ये इक्वेशन मिली। तो मैं इसको, आप देखो याद आ गया होगा, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सिर्फ इतना किया है हमने। तो P1 डिवाइडेड बाई P टोटल। ओके, RT अपॉन V कॉमन है तो बाहर निकाल दिया, RT अपॉन V, RT अपॉन V, और कैंसिल कर दिया, ठीक है, चीजों को पूरा कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट N1, ये ऊपर का N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, इसी को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1। सो बेसिकली क्या आता है, इक्वेशन क्या आता है, P1 पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ओके, और मेरी मानो तो ये फॉर्मूला की लिस्ट मस्ट है, मैं तो लिस्ट दे दूंगा, लेकिन सबसे बेहतर काम ये होगा कि अगर आप अपने हाथ से लिस्ट बनाओ तो ये पहला फॉर्मूला बन गया। अभी इसी को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ P2 के लिए, P2 इज इक्वल टू x2 इंटू PT, P3 इज इक्वल टू x3 इंटू PT। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आ गया, तो ये तो कॉमन है, मतलब नीट में क्वेश्चन आना तो ये कॉमन सी चीज। ओके, सो ये हो गया पहला पॉइंट ना। यहाँ पे हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ये भी है, और यहाँ पे ये कोरिलेशन भी हमने फाइंड आउट किया। नाउ राउल्स लॉ, अब राउल्स लॉ को पहले ही बता दूं, राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। स्पेशल केस का मतलब क्या है, मैंने कहा ना, हेनरीज लॉ कहाँ पे यूज करते हैं, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, कुछ भी डिजॉल्व करो कहाँ पे भी, गैस डिजॉल्व इन गैस, तो आप हेनरीज लॉ यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, तो हेनरीज लॉ बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से छोटा पार्ट, सॉरी ये राउल्स लॉ बहुत बड़ा है, ये राउल्स लॉ बहुत गलत, ये कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहले बोल दिया था करेक्ट। ओके, हेनरीज लॉ बहुत बड़ा है। ओके, तो इसको मैं कहूंगा हेनरीज लॉ बहुत बड़ा है, ये वाला बिगर है, लेकिन उसका सा छोटा सा जो पार्ट है वो है राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या है या कब यूज कर सकते हैं, व्हेन लिक्विड डिजॉल्व्स इन लिक्विड। तो ये सिर्फ इस केस के लिए आप राउल्स लॉ यूज कर सकते हो, ठीक है। और यही रीजन है कि राउल्स लॉ को हम कहते हैं स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, अब राउल्स लॉ ने क्या किया था,
राउल्स लॉ ने भी हमने यही बताया था कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूशन में 1+2 डिजॉल्व है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, जिसको मैं कहूंगा पीटी इज इक्वल टू P1 + P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1+2। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 निकालना है तो राउल्स लॉ ने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, और यही हेनरीज ने भी बताया थे। तो इसलिए राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ में यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब कांस्टेंट डालने की बारी आई तो राउल्स लॉ ने बता दिया कि कांस्टेंट P1 इज इक्वल टू क्या रहता है, तो P10 × X1 रहता है। तो ये बता दिया राउल्स लॉ ने, ठीक है। और हेनरीज लॉ का क्या कहना था, हेनरीज लॉ का कहना था P1 इज इक्वल टू KH × X1। तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया P10 से, ओके। इसीलिए सिर्फ राउल्स लॉ को हम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, ओके। तो ये स्पेशल केस हो गया, एक पॉइंट। अब इसके बेसिस पे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, इसको मॉडिफाई करके हम दूसरा तो इक्वेशन आराम से बना ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। नेक्स्ट चीज, अब वही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना, P1 इज इक्वल टू P10 × X1 एंड P2 इज इक्वल टू P20 × X2, ये P टोटल में डाल दो। तो ये P टोटल में यहाँ पे डाल दो, इक्वेशन को डाल दिया, ओके। नेक्स्ट हमें मालूम है X1 + X2 इज इक्वल टू 1, सो X1 इज इक्वल टू 1 - X2, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी। बाकी कैलकुलेशन है सिंपल सा, ओके। कैलकुलेशन भी क्या है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन जा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखो P1 से अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो P10 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा, माइनस P10 X2 प्लस X2 X है, ये अल्फा नहीं, X2 P20। नेक्स्ट पॉइंट, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P10 ये वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ सिर्फ, प्लस P20 माइनस P10 X2। अच्छा, यहाँ पे X2 लिखना भूल गया मैं, ये X2 लिखना यहाँ पे भूल गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, P10 इज इक्वल टू, जो भी कॉमन वैल्यू उसको बाहर निकाल दो, प्लस इसको बाहर निकाल दिया ब्रैकेट के बाहर, इन ब्रैकेट जो बाकी है उसको लिखो, P20 माइनस P10, ये इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, बाकी इक्वेशन के साथ खेलना है, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है, बाकी कुछ है ही नहीं। आई होप ये इक्वेशन आपको यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो। सर इसमें डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखे तो काफी है ना? हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखा बहुत हो गया। हाँ फिर समझ गया सर। हाँ। और कोई डाउट किसी को? नो डाउट, ओके। सो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। तो टोटल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड रहता है। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन हमें दोनों का मालूम चाहिए ऐसे भी नहीं है, हमें एक मालूम होगा तो हम सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट पे डिपेंड रहता है, दूसरे कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। तो कंपोनेंट 2 के हिसाब से ये वेरी कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। इसका सिंपल मतलब क्या है कि एज द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, यहाँ पे कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया ना, ये देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, मोल फ्रैक्शन अलग है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अलग है, तो टोटल प्रेशर भी चेंज होगा, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ओके। हाँ, ये ग्राफ को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं।
ये ग्राफ में क्या है देखो, एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। ओके, कंसिडरिंग कि दो सॉल्यूशन है 1+2। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टू इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0 का मतलब प्योर। सपोज सॉल्यूशन में अगर हम 2 नंबर का सॉल्यूशन प्योर ले ले तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम P20 कहेंगे, क्योंकि ये प्योर है तो इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। उसी हिसाब से अगर प्योर हम 1 ले ले कंपोनेंट, उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम कहेंगे P10। 0 मतलब प्योर है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर x1 इज इक्वल टू 1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट का 1 है, मतलब सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट है ही नहीं, तो वहां पे वेपर प्रेशर को हम कहेंगे P10, वेपर प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट ओनली। वेयर एज यहाँ पे अगर आप देखो तो x1 0 हो गया, मतलब x2 1 है, मतलब प्योर कंपोनेंट है x2 का, 2 कंपोनेंट प्योर है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा वो P20 रहेगा। ओके, और ये वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू P10। सो P20 जो है वो वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब ज्यादा वोलाटाइल है, ठीक है, वोलाटाइल है ऐसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इन दोनों को मिला के अगर आप सॉल्यूशन बना दो तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लीनियरली रहेगा ये वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन P2 का रहेगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि P2 मोर वोलाटाइल है। सिंपल सा लॉजिक, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे वेपर प्रेशर आराम से निकाल सकते हैं। ओके, एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये वेपर प्रेशर मुझे काउंट करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन का P टोटल काउंट करना है ग्राफ के हिसाब से। तो ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया, ये वेपर प्रेशर P2। सो P2 प्लस ये वेपर प्रेशर किसका हो गया, P1 का हो गया, यहाँ पे देख सकते हो P1 का, तो ये हो गया P1। इन दोनों के एडिशन करो, फाइनल आपको वेपर प्रेशर मिल जाएगा। ओके, तो कोई उसमें ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ओके, P टोटल की ये वैल्यू P10 P20 ये तो हमने कंक्लूड कर लिया ना, P20 ग्रेटर है P10 के कंपैरिजन में, सारी चीज। नेक्स्ट पॉइंट इज जो मैंने एक्सप्लेन किया था, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे मैं जाना नहीं चाहूंगा डिटेल में, बाकी सारी थ्योरीज है, कुछ भी नहीं है, बाकी सारी थ्योरीज है, ठीक है, कांस्टेंट रिप्लेस किया। तो इतना ही याद रखो कि बहुत बड़ा होता है वो हेनरीज लॉ, उसमें से स्पेशल केस मतलब राउल्स लॉ। मुझे लगा क्या, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड का वेपर प्रेशर देखना है लिक्विड में। ओके, तो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ओके, सो सबसे पहले सॉलिड अगर कंपोनेंट हम यहाँ पे डाल दें, सॉलिड कंपोनेंट, तो ये वेपराइज होता ही नहीं है, ठीक है। सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट में तो जाता नहीं है, सॉलिड तो पहले लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैसेस में जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड के पार्टिकल जो भी डिजोल्व किया, फॉर एग्जांपल शुगर डिजोल्व किया, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स कभी गैसेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो गैसेस में कौन जाएंगे, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल। सपोज हमने शुगर प्लस वाटर डाल दिया है, ठीक है, तो शुगर प्लस वाटर में से हमें ऊपर जो दिखाई देंगे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको सब समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज का मुझे कंफर्मेशन दे दो तो, मेरी आवाज सबको कंटिन्यूसली आ रही है और रेगुलर अच्छे से आ रही है क्या, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सिर्फ वाटर के बनेंगे। इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर यहाँ पे जो भी होगा इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ओके, तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे जीरो ही हो गया ना। तो आइडियली हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ड्यू टू शुगर होना चाहिए, लेकिन शुगर का वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर इज नथिंग बट, मतलब पी टोटल इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ओके, तो ये काम बहुत ईजी हो गया है यहाँ पे। और कब ईजी होता है, जब नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट सोल्यूट को हम मिक्स करते हैं, मतलब शुगर जैसे कंपोनेंट या सॉल्ट NaCl, जो गैस स्टेट में जाते ही नहीं, ठीक है। फिर से वही कंपोनेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही फॉर्मूला इज इक्वल टू
P10 इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होमवर्क वगैरह है लेकिन आपको नहीं, ये रेगुलर इसके लिए था। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। होता क्या है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो एकदम सिंपल है। हम राउल्स लॉ के बेसिस पे फाइंड आउट करने वाले हैं कि सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है। अगर सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ इज कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और अगर राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेस है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे है which obeys Raoult's law over the entire range of solution, a concentration is called as ideal solution. Okay, and non ideal का मतलब वो फॉलो नहीं करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा सॉल्यूशन, तो उसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज क्या कर रही थी आइडियल सॉल्यूशन, सिर्फ इतना नहीं है, बाकी आइडियल सॉल्यूशन कहते किसको है? तो फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होनी चाहिए मतलब दो सॉल्यूशंस को हमने ऐड कर दिया, सपोज शुगर प्लस वाटर कर दिया, तो ना ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए ना एंडोथर्मिक होनी चाहिए, तो डेल्टा एच इस केस में जीरो होना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये तो हमें मिल जाएगा, जनरली ये होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। एंड सेकेंड कंडीशन, ये हम बात कर रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड की, तो मैंने यहाँ पे शुगर का एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल हमने डिजोल्व कर लिया वाटर में, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, फर्स्ट। एंड सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। मतलब क्या है? अगर हमने अल्कोहल लिया है 20 लीटर प्लस वाटर लिया है 30 लीटर, ओके, मिक्स होने के बाद आइडियली या लॉजिकली हम जैसे सोचते हैं कि ये इसका वॉल्यूम 50 लीटर होना चाहिए, दोनों को मिक्स कर, ठीक है, 20 + 30 50 लीटर सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा वी। अगर 50 ही बनता है तो डेल्टा वी जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो। ओके, तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम अगर सिर्फ 45 लीटर बना तो मतलब डेल्टा वी कुछ ना कुछ कम हो गया, ओके, माइनस में चला गया, या फिर 55 बना तो भी ये डेल्टा वी चेंज हो गया, जीरो नहीं। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए एंड डेल्टा वी की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, मतलब ये एग्जैक्टली होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन, या ये दो कंडीशन है इसके जो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये दो चीजें तो हो गई, एंड नेक्स्ट अब एक पॉइंट देखो, ऑब्जर्व करो, देखो डेल्टा एच वैल्यू प्रैक्टिकल है, तो आप, मैं अगर कोई भी दो कंपोनेंट दे दूं और मैंने कहा कि बता दो इसके डेल्टा एच वैल्यू क्या है, तो आप नहीं बता पाओ, कोई नहीं बता पाओ, मैं भी नहीं बता पाऊँ। ओके, नेक्स्ट, डेल्टा वी भी ये प्रैक्टिकल भी है, तो मतलब किसी ने बता दिया कि अल्कोहल को वाटर में मिक्स किया है और उसका डेल्टा वी जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। ओके, तो ये जीरो, ये दोनों भी वैल्यूज प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, थेरोटिकल वैल्यूज नहीं है। तो थेरोटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है? तो उसको एक ही मेथड है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यही एक मेथड है जिससे आप थ्योरेटिकली बता पाओगे कि सॉल्यूशन आइडियल है कि नहीं है। और यही रीजन है कि बहुत बार क्वेश्चन यही आता है कि हाँ, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल है तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा कि निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जानबूझ के इसी पे क्वेश्चन आता है। ओके, क्योंकि यही एक पैरामीटर है अकेला जो हमें बता सकता है कि सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है। ओके, सो दो फैक्टर्स हमने देख लिए, एंथैल्पी, वॉल्यूम। नाउ थर्ड फैक्टर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन सेम होने चाहिए। मतलब क्या, देखो अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में लेता हूँ। अल्कोहल है, वाटर, तो यहाँ पे इंटरेक्शन में अगर लिस्ट करूँ तो अल्कोहल अल्कोहल इंटरेक्शन होगा, सिंपल सा पॉइंट। यहाँ पे वाटर वाटर इंटरेक्शन होगा, सिंपल सा पॉइंट। अगर मैंने इसको मिक्स कर दिया, इट बिकम्स अल्कोहल प्लस वाटर। यहाँ पे मैं इंटरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे तीन इंटरेक्शन होंगे, अल्कोहल अल्कोहल इंटरेक्शन, मतलब अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स फर्स्ट, सेकेंड वाटर वाटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सेकेंड, एंड थर्ड अल्कोहल वाटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये तीनों अट्रैक्शन फोर्स हो सकते हैं। अगर अल्कोहल अल्कोहल अट्रैक्शन फोर्स, वाटर 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 अट्रैक्शन फोर्स
एंड अल्कोहल वाटर अट्रैक्शन फोर्स, ये अगर सेम है तो इसको हम कहेंगे, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अगर हम एग्जांपल ना रहे तो यहाँ पे सिर्फ कहा गया है ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी कहा गया है, मतलब ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, तो बी कंपोनेंट का इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन कहा गया, तो ए बी बी इंटरेक्शन सॉल्यूशन में होगा एंड ए बी इंटरेक्शन होगा। तो आइडियल केस में ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन, मतलब ये बेसिकली ये तीनों इंटरेक्शन सॉल्यूशन में ये लगभग सेम होने चाहिए, नियर अबाउट सेम होने चाहिए, इसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन ए बी बी आर नियरली इक्वल टू ए बी, मतलब तीनों का नियरली सेम होना चाहिए, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और यही अकेली एक मेथड है जिससे आप थ्योरेटिकली बता पाओगे सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर वेरी रेयर, ओके। और एग्जांपल दिया है, तो मैं आपको सिर्फ दो पैरामीटर्स के यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिससे आप फाइंड आउट करोगे कि ये आइडियल में आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ दो पैरामीटर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? पहले मुझे ये बताओ, आइडियल किसे कहेंगे? सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो बताओ। ओके, सो इंटरेक्शन देखने के लिए सिर्फ दो पॉइंट देखना है। फर्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, यस और नो। एंड सेकंड, पोलैरिटी, ठीक है, यस और नो। देखो आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों भी प्रॉपर्टीज सेम रहती है दोनों सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन, मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है क्या एन हेक्सेन में? यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है एन हेक्सेन में? क्या बात कर रहे हो, हेक्सेन है वो, हेक्सेनॉल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड OH होना चाहिए उसमें। हेक्सेन है, हेक्सेन में कार्बन हाइड्रोजन होता है ओनली, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एन हेप्टेन में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो दोनों भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, एन हेक्सेन पोलर होता है कि नॉन पोलर, कोई बताएगा? नहीं, एन हेक्सेन का मतलब क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एंड हेप्टेन का मतलब क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 7 मेंबर। अब यहाँ पे सारे कार्बन और हाइड्रोजन है तो पोलैरिटी आएगी कहाँ से? यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए पोलैरिटी के लिए। तो ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो आप ये दोनों की प्रॉपर्टी देखो, सेम है ना, दोनों प्रॉपर्टी सेम है दोनों सॉल्यूशन की, तो ये आइडियली बिहेव करेंगे। ओके, पॉइंट समझ आया? प्रॉपर्टी देखो, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी। अब ये देखो, ब्रोमोइथेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो, ठीक है। क्लोरोइथेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है? नो। अच्छा, ब्रोमोइथेन पोलर है क्या? तो ऑब्वियसली ये पोलर है क्योंकि इथेन है ना, C2H5, और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव टू डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पोलर है, यस ये है। क्या ये पोलर है? यस ये भी पोलर है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई ना? मतलब ये फिर से आइडियल सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है। बेंजीन, बेंजीन क्या है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो, ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पोलैरिटी बात करें तो नो पोलैरिटी। टोलिन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पोलैरिटी के बारे में बात करें तो नो पोलैरिटी, सेम हो गया ना, आइडियल सॉल्यूशन। आप जितने चाहे एग्जांपल ले लो, चलो मैं मेन स्लाइड पे आता हूँ। देखो
इसके तो बहुत सारे एग्जांपल ले लिए नॉन आइडियल के, अभी इसमें से कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? डिफरेंस कहाँ पे समझ में आ गया? ठीक है। एसिडिक एसिड, पेरिडीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेरिडीन में प्रेजेंट है, एसिडिक एसिड में नहीं। बेंजीन नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। क्लोरोफॉर्म पोलर, प्रॉपर्टी सिमिलर है क्या? नहीं, इसलिए ये सारे कहाँ पे है? नॉन आइडियल में प्रेजेंट, नॉन आइडियल में। और ये आइडियल का तो प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो आप ये ये आइडियल है, आइडियल की लिस्ट, ये नॉन आइडियल, ये दोनों भी नॉन आइडियल की लिस्ट। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर लिया है। दो प्रॉपर्टी देखो और आइडियल नॉन आइडियल डिसाइड करो, खत्म, कुछ भी नहीं है। एसीटोन देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमिलर है क्या दोनों? नहीं ना, नॉन आइडियल। ओके। वाटर एंड मिथेनॉल, अब देखो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, ठीक है, दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, दोनों भी पोलर भी है, लेकिन ये लेस पोलर है एंड लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। वाटर मोर पोलर है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो प्रॉपर्टी नियर अबाउट मैच नहीं होती। मिथेनॉल इथेनॉल लेते तो शायद कुछ पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन नॉन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये यहाँ पे फिर से नॉन आइडियल हो गया। ओके। तो ऐसे आपको ट्रैक करना है, ऐसे आपको कंपेयर करना है चीज़ों को। ओके। और इससे आप आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाओगे। कहाँ थे हम? यहाँ पे। नेक्स्ट। अच्छा, 1 मिनट बाकी है, सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस से ज्वाइन करना, कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के जो भी प्रॉपर्टीज थे उनके अपोजिट नॉन आइडियल के, इतना सिंपल है। आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता था, ये ओबे नहीं करेगा। ओके, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड, वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज हायर और लोअर देन प्रेडिक्टेड, जो भी प्रेडिक्टेड होगा उससे कम या ज्यादा होगा। ओके, अगर हायर वेपर प्रेशर है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर प्रेशर लोअर है वेपर प्रेशर तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। सिंपल। और ये ऐसे होता क्यों है, डेविएशन आते क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ इंटरैक्शंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल इंटरैक्शंस कम या ज्यादा होते हैं, जो हमने देखा ना, ए इंटरैक्शन, बी इंटरैक्शन एंड ए बी इंटरैक्शन सेम होना चाहिए आइडियली, लेकिन नॉन आइडियल केस में ये इंटरैक्शन सेम नहीं होते। ए बी एंड ए बी इंटरैक्शन सेम नहीं होते, इसलिए ये पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन आता है। ओके, तो ये कुछ डायग्राम्स है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव डेविएशन। जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव वैल्यू P2 एंड P1 की भी आती है, पॉजिटिव डेविएशन आता है तो P1 एंड P2 में भी पॉजिटिव डेविएशन आता है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम, ठीक है। अब हमें बात करनी है पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। तो देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन लॉजिकली क्या है, हम वेपर प्रेशर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 कंपोनेंट्स डाल दिए, ठीक है, और सपोज कि यहाँ पे 10 वेपर प्रेशर बनना चाहिए,
या 10 मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए गैस स्टेट के, लेकिन ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे 10 की जगह पे 12, 13, 15 वेपर प्रेशर बन रहा है या मॉलिक्यूल्स गैस स्टेट में आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा गैसेस में आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे होता क्यों है? क्योंकि जब भी सॉल्यूशन बनता है तो जो लिक्विड में जो बाउंडेड रहता है ना, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स बाउंडेड रहते हैं, दो मॉलिक्यूल्स जो बाउंडेड रहते हैं, ये फोर्स कम हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तब ऐसे होता है कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड में नहीं रहते और गैसेस में चले जाते हैं, जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा गैसेस में आते हैं। ओके, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड कम हो जाता है, ये उसका रीजन है। अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में नहीं रहेंगे, गैसेस में चले जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा अगर आता है तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, सो इसको अभी एग्जांपल के तौर पे देखो। सपोज दो कंपोनेंट मैंने ले लिए, ए प्लस बी कंपोनेंट ले लिया। ओके, कंसिडर करना, और ए कंपोनेंट दिखा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और बी कंपोनेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो अगर मैं इंटरेक्शन के बारे में बात करूं तो ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सा होगा? ए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा कि बीबी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा? क्या लगता है आपको, कौन सा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ए इंटरेक्शन या बीबी इंटरेक्शन? मतलब अट्रैक्शन फोर्स कहां पे ज्यादा होगा? मैं लॉजिक डेवलप कर रहा हूं आपका, थोड़ा सा रिफर्निश कर रहा हूं लॉजिक को। बताओ कौन सा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कि नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला? सर ए। ए, ठीक है। तो ये ए इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा, इसका मतलब ये है कि ए सॉल्यूशन ज्यादा टाइम तक लिक्विड स्टेट में रहेगा। ओके, ठीक है। जो अगर हमने ये सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी कर दिया, तो अब होता क्या है, पहले तो ए इंटरेक्शन था, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन था, ठीक है, अच्छा खासा था। अब बी है ना, तो ये बी बीच में आके बैठ जाता है, तो ए इंटरेक्शन स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? वीक। वीक हुआ। तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ए के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मतलब क्या प्रेफर करेंगे, लिक्विड में रहना कि गैसेस में रहना? बताओ कहाँ पे रहना पसंद करेंगे अगर इंटरेक्शन है ही नहीं तो? लिक्विड। इंटरेक्शन नहीं है तो भी लिक्विड में रहेंगे? नहीं, देखो जब अट्रैक्शन फोर्स रहता है तब वो लिक्विड में रहते हैं, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखें तो वो लिक्विड में रहेंगे। अब अगर ए इंटरेक्शन डिस्टर्ब कर दिया बी ने, मतलब ए मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख रहे हैं, तो वो लिक्विड में क्यों रहेंगे? दे विल ट्राई टू एस्केप इनटू गैसियस स्टेट। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस, नो? सबको समझाइए। ओके, सो ये मॉलिक्यूल्स गैसेस में आएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब हमने पहले ये थोड़ी नहीं देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है। हमने इसका वेपर प्रेशर निकाला P10, इसका वेपर प्रेशर निकाला P20, और हमने डायरेक्ट टोटल प्रेशर निकालने का ट्राई किया था। हमें क्या मालूम था हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है मैथमेटिकली, या ये मैथमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड गिनता थोड़ी ना हमें। ठीक है, लेकिन जब हम टोटल प्रेशर गिनते हैं तो ये यहाँ पे बैरियर का काम करता है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने नहीं देता, तो ए मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा गैसेस में आते हैं, और ये वजह है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलता है, मतलब जो टोटल प्रेशर रहता है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा रहता है। कंसेप्ट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट? यस और नो?
बाकी लोगों को, दर्शना को क्लियर हो गया? बाकी लोगों को, लोकेश, प्रणव, दिशा, कौशल, कृष्णा? तो नाही कळलं सर. ओके. बाकी लोगों को अच्छा, कौशल क्लियर, थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है. देखो, क्लासरूम है, ठीक है, बेंच है, सपोज ये आपका बेंच है, यहाँ पे आप बैठे हो और आपका बहुत ये दोस्त बैठा है, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त बैठा है. सिंपल सा पॉइंट, अगर आपका आप और आपका दोस्त एक बेंच पे हो, या बहुत अच्छा दोस्त है आपका और बीच की छुट्टी हो गई है, तो दोस्त से बातें करने के लिए जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्लास में ही बैठोगे, बाहर नहीं जाओगे, ठीक है. बहुत दिनों बाद मिला है तो उससे बातें करोगे आप, राइट. तो इस केस में बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए आप चाहे तो आप बाहर जा सकते हो, मतलब गैस स्टेट में जा सकते हो, या आपकी लिक्विड स्टेट है ऐसे आप समझो, लेकिन इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, आप उससे बात करना चाहते हो या बहुत दिनों बाद मिला है, तो आप गैस स्टेट में नहीं जाओगे. सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि आपको इस क्लासरूम में ना, आपका दोस्त तो है लेकिन वो एक बेंच पे नहीं है, कुछ वजह से उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है, क्लास में ही उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, और आप दूसरी जगह पे हो, और आप कुछ भी करके उसके पास भी नहीं जा सकते, बात भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो क्वारंटाइन हो गया क्लासरूम में. तो फिर भी आप यहाँ पे रहोगे कि बाहर जाना प्रेफर करोगे? तो ऑब्वियसली आप बाहर जाना प्रेफर करोगे, ओके. क्योंकि आप उससे बात नहीं कर सकते, या फिर आप वो एब्सेंट ऐसे समझ लो, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ी ना फिर यहाँ पे बैठोगे. आपकी टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर क्या है? बाहर जाना, घूमना फिरना, गैस स्टेट में, फ्री स्टेट में रहना. उस केस में आप बाहर जाना चाहते हो, ठीक है. तो अगर हम हमारे एंगल से देखो, आप अभी एज ए टीचर के एंगल से देखो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर स्ट्रेंथ 100 है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग सिर्फ 10 बच्चे अंदर बैठते हैं और 90% बच्चे, 90% बाहर घूमते रहते हैं. लेकिन जैसे ही कुछ लोगों के हमने पर्टिकुलर दोस्तों को बाहर निकाल लिया, तो जब भी अगर 100 बच्चे हैं या हमने इस चीज़ को डिस्टर्ब कर लिया, तो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है. या फिर ये इंक्रीज रेशियो एटलीस्ट 95 हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि हमने इंटरेक्शन जो था उसको ब्रेक कर दिया. पॉइंट समझ में आ गया? यही लिक्विड के साथ होता है. अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो वो लिक्विड में रहेंगी. अगर इंटरेक्शन कुछ रीजन से डिस्टर्ब हो गया, ओके, तो मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा बाहर आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन. क्लियर? या कोई डाउट? कळलं सर. आगे बढ़ रहे हैं. निगेटिव डेविएशन, उसके अपोजिट. एक मिनट, कोई क्वेश्चन है शायद. ओके, सो निगेटिव डेविएशन उसके अपोजिट, मतलब हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना प्रेशर होना चाहिए पर्टिकुलर, लेकिन उससे कम है. क्यों कम होगा? सिंपल है, ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, ये ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, ओके. लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में डालते हो, तो ये ए बी इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है. इससे मॉलिक्यूल्स गैस स्टेट में आ ही नहीं सकते, या आते ही नहीं, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उतने आते ही नहीं. तो उसको हम कहेंगे ऑब्वियसली ए बी इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब निगेटिव डेविएशन, जितना चाहते हैं उतना नहीं आएंगे. तो ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए उस केस में. Intermolecular attraction forces between A, B, V are weaker than those of AB. AB स्ट्रांग हो गया तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आएंगे. वही क्लासरूम का कंसेप्ट यूज करो आप.
क्लासरूम का कंसेप्ट यूज करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ए इंटरेक्शन आप और आपके दोस्त हैं जो अभी बहुत पुराने हो गए, हर रोज मिलते हैं, ठीक है। तो आप मतलब जितने भी 100 स्टूडेंट यहाँ पे है, 100 स्टूडेंट यहाँ पे, 100 स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे के सारे 50% बाहर जाते हैं, सपोज यहाँ से 50% बाहर जाते हैं, ओके। लेकिन जैसे ही दोनों क्लास को मिक्स कर दिया गया 200 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के फ्रेंड्स यहाँ पे होंगे, इनके यहाँ पे होंगे, तो बाहर कितने आने चाहिए थे? 50 + 50, 100 बाहर आने जाने चाहिए थे। अब क्या होते हैं, क्लासरूम से गप्पे वगैरह मारते टाइम पे उतने स्टूडेंट्स बाहर नहीं आते, सपोज 50 या 60 स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, तो एक्सपेक्टेड से कम आ गए ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, ओके। ये ए इंटरेक्शन, ये बी ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट बाहर नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो, ये JEE की क्लास है, ये नीट की क्लास है आपके फ्रेंड्स इधर चले गए, उसके फ्रेंड्स इधर चले गए, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इंटरेक्शन का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए तो मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा पाएंगे, और अगर ये वीक कर दे तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर जा पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक। इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म पोलार, एसीटोन पोलार, ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जब भी ये सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसीटोन का ऑक्सीजन एंड क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन मिला के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों मिला के बनाते हैं। क्या सिर्फ क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी? नहीं। क्या सिर्फ एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं। लेकिन दोनों मिक्स कर दे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मतलब ए बी इंटरेक्शन इस केस में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स गैसेस में जा ही नहीं सकते, ना ये मॉलिक्यूल गैसेस में जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ही नहीं आएंगे तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा? तो ये है नेगेटिव डेविएशन एंड दिस वन इज पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग, आइसोटॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग। तो ये तो थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्लियर हो गया? ये लिस्ट है, देखो। मुझे मालूम है 100% थोड़ा सा ग्रैप करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है बच्चों को, तो ये मैं जनरली लिस्ट दे ही देता हूँ। तो ये लिस्ट है, ये आइडियल के लिए, ये नॉन आइडियल के लिए, दोनों, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव डेविएशन। अब कौन सा ये है? तो पहला वाला पॉजिटिव डेविएशन का, दिस वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड वन इज फॉर नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये लिस्ट है, एक बार उसको अच्छे से देख लेना, और जो आपको कंसेप्ट समझ में आ गई, जो अभी मैंने पढ़ा दी, वो कंसेप्ट जितना भी समझ में आया यहाँ पे अप्लाई करो, और ट्राई तो करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एसीटोन एंड बेंजीन पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव, पहले तो आइडियल या नॉन आइडियल, एंड नॉन आइडियल में होता है तो कहाँ पे जाएगा, उसको ट्राई तो करो। और ये बिना MCQ सॉल्व किए आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कंसेप्ट तो आपको बता दी, फर्निश कर दी, और कुछ हिंट्स दे दिए, लेकिन MCQ के बिना आप उसको टेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो लास्ट में सबको कॉल कर रहा हूँ कि कोई डाउट है क्या यहाँ पे किसी को? अभी तक आज जो मैंने आपको पढ़ाया वहाँ तक अभी मैं रुकना चाहता हूँ आज के लिए, कल इसको कंटिन्यू करूँगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, और कंपलसरी क्वेश्चन सॉल्व करना, MCQ आपको करना है जितने हो सके इस पॉइंट पे। जो नहीं होते ना सॉल्व, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो, कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन बड़ा चैप्टर है, एनालिटिकल का बड़ा चैप्टर है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। 1-2 मिनट दे रहा हूँ सबको क्वेश्चन पूछने के लिए।
कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो फिर रुकते हैं। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।